बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज को पढ़ना समझना, बिकॉज कुछ ऐसे इरिटेटिंग और फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आप लोगों के फंसते हैं और वो ना हो इसीलिए मैंने क्या किया है, इस डॉक्यूमेंट में, ये जो डॉक्यूमेंट आप अभी देखने वाले हैं इसमें लगभग 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज की मैं बात करने वाला हूं। ये डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट। सेक्शन 1 है मैरिटाइम कन्वेंशंस। अब देखो मेरा ना सीधा सा फंडा है, ये कन्वेंशंस की राम कहानी तो नेवर एंडिंग है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहां पे टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल जैसे बनाया है यूएनसीएलओएस के लिए, हम समझेंगे ये अडॉप्ट हुआ है, क्या ये इन्फोर्स है, इसमें मेंबर्स, अब देखो किसी में 200 मेंबर्स है, 200 के 200 याद तो आपको नहीं रहेंगे, मेरे को भी नहीं रहेंगे। इसमें इंडिया मेंबर है कि नहीं है, इसमें कोई बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, ये कुछ 3-4 बातें हैं अलोंग विद द ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हर एक कन्वेंशन से रिलेटेड जो हम फटाफट समझने की पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा के जाइएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए अगर आपके दोस्त भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस कंटेंट का, ये लास्ट मिनट रिवीजन का फायदा हो सके। अब ये कन्वेंशन न्यूज में है, ईरान वॉर के सिलसिले की बात हो या वैसे भी पूरा साल, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ईरान वॉर हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, ये कहीं नहीं जाता, ये तो हमेशा रहता है कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ओके, अब ये अडॉप्ट हुआ था दिसंबर 1982 में, राइट। इन फोर्स में आया नवंबर 1994 में। इसमें 168 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। अब ये बाइंडिंग है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है। अमेरिका ने रैटिफाई नहीं किया, ईरान ने रैटिफाई नहीं किया, ये दोनों के बारे में आपको पता हो। ऑलराइट, सो डबल ई जेड इंडिया की बात करें, इंडिया मेंबर है, इंडिया ने रैटिफाई किया था 1995 में। इंडिया का डबल ई जेड, देखो हर किसी का डबल ई जेड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। सॉवरेनिटी राइट्स होते हैं डबल ई जेड तक के, सॉवरेनिटी राइट्स। तो डबल ई जेड अप्रोक्सीमेटली 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और पाइनियर इन्वेस्टर है इंडिया, जहां पे डीप सी माइनिंग की बात आती है थ्रू द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब ये जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, इसका भी जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है किंगस्टन में, जमाइका में है। देन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर अगेन क्रिएटेड थ्रू द यूएनसीएलओएस, जैसे कि आईएसए हो या जैसे कि आईटीएलओएस की बात करें, ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ये हैम्बर्ग में बैठता है। देन कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीबीएनजे, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड का जो एरिया है, दैट इज हाई सीज। वो ऐसा एरिया है जो कि बियॉन्ड एनी कंट्री का जुरिस्डिक्शन है, विच ऑल्सो मीन्स कि कोई भी कंट्री का मर्चेंट वेसल हो, कमर्शियल वेसल हो, मिलिट्री वेसल हो, वट इट इज, वो उन वाटर्स में, इंटरनेशनल वाटर्स में तैर सकता है, कुछ मर्जी कर सकता है, साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो बीबीएनजे बनाया है, ये कुछ चीजों को मद्देनजर रखते आप वो एक्टिविटीज कैरी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यानी कि ओशंस का, महासागर का संविधान है यूएनसीएलओएस। ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल ऑर्डर फॉर द सीज एंड द ओशंस बनाना, जो कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा, एंड ऑल्सो ताकि आप यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द मरीन वेल्थ को वो भी हार्नेस कर सके, लेकिन साथ के साथ कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज हो एंड ऑल्सो इक्विटेबल बेनिफिट हो उन मरीन रिसोर्सेज का, मरीन वेल्थ का बाकी देशों के साथ भी। तो यूएनसीएलओएस डिफाइन करता है मैरिटाइम जोन, टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है, कॉन्टिगुअस जोन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स है, डबल ईजेड 200 नॉटिकल माइल्स है, अप टू 200 नॉटिकल माइल्स है, सॉवरेनिटी राइट्स होते हैं अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक के, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अप टू 350 नॉटिकल माइल्स आ जाता है। ऑलराइट, यूएनसीएलओएस ने 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए, आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आईटीएलओएस जो कि मैरिटाइम डिस्प्यूट्स को ये ट्राइब्यूनल सेटल करता है, एंड सीएलसीएस जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम्स को सेटलमेंट करने के लिए बनाया गया है। देन बात करेंगे बीबीएनजी के बारे में, द ट्रीटी ऑफ द हाई सीज। ये अडॉप्ट करा गया था यूएन हेडक्वार्टर्स के द्वारा जून 19 2023 को। अब ये फोर्स में कब आया है, इसी साल जनवरी 2026 में आया है, जब इसको 60 रैटिफिकेशंस मिले। दिस इज अडॉप्टेड बाय द यूएनजीए, आपको पता हो। बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग, दिस विल बी बाइंडिंग वंस इन फोर्स, तो ये फोर्स में आ चुका है तो ये बाइंडिंग होगा। भारत का स्टेटस, भारत ने पार्टिसिपेट करा नेगोशिएशंस में, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ पार्टी। दिस ट्रीटी आल्सो अलाइंस विद इंडियाज डीप ओशन मिशन एंड द ब्लू इकोनॉमी इंटरेस्ट। एबीएनजे जो एरियाज बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन है, देखो आपका जुरिस्डिक्शन पड़ता है अप टू द डबल ईजेड,
बियॉन्ड EEZ यानी कि 64% ऑफ द ओशन अक्रॉस द वर्ल्ड दैट इज एरिया बियॉन्ड द नेशनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन वहां पे मरीन लाइफ तो रहती है ना, वो ऐसा एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है ना, राइट, चाहे आपके सॉवरेनिटी का हिस्सा हो या ना हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात आती है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज की, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्टेड मुद्दा है, विच इज इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द डीप सी जेनेटिक रिसोर्सेज। देन एमपीएस यानी कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। देखो लैंड पे तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, लेकिन समुद्र में, ओशन में, महासागर में तो वो नहीं हो सकता। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने तो जरूरी है, खास करके वो एरियाज जो कि बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन है। विद इन द नेशनल जुरिस्डिक्शन तो आप मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बना लोगे, बट व्हाट अबाउट जो आपके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है। तो ये चीजें करने के लिए बीबीएनजे का बनाना बहुत जरूरी था। ऑलराइट, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, बीबी इन एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, EIA for the high seas activities, commercial activities, mineral processing activities. There is a lot of mineral wealth, oil and gas found, in these oceans, in these waters. Access and benefit sharing from the marine genetic resources, and चौथा है capacity building and tech transfer for the developing nations. तो ये complement करता है CLOS को, Convention on the Law of the Sea को, by filling the vacuum of governance. Alright, मार्पोल की बात करते हैं। ये कन्वेंशन है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स। इन फोर्स में है 1983 में, 158 पार्टीज हैं। सेक्रेटेरिएट इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज द हेड सेक्रेटेरिएट, जिसके अंडर ये मार्पोल कन्वेंशन आता है। बाइंडिंग है स्टेट पार्टीज पे, इंडिया मेंबर है। ये बातें आपको पता हो। देखो यूपीएससी के पास इतना समय नहीं है कि वो 100 के 100 क्वेश्चन कन्वेंशन से रिलेटेड पूछेगा। तो ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कन्वेंशन हम पढ़ रहे हैं ना, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, इतनी सी बात पता हो। दैट्स अबाउट इट। और वो कन्वेंशन का पर्पस क्या है, इतने में ही बहुत चीजें हैं। बिकॉज अगर हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, उतना ही कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज और भी चीजें पढ़नी है, अकेला ये तो है नहीं कन्वेंशन पढ़ के जाना है। ऑलराइट, तो मेंबर में इंडिया इज अ पार्टी टू द मार्पोल एंड ऑल द 6 एनेक्सर्स ऑफ द मार्पोल। अब इसमें 6 एनेक्सर्स में ऑयल आ जाता है, नॉक्शियस लिक्विड्स आ जाता है, पैकेज्ड सब्सटेंसेस आ जाता है, सीवेज, गार्बेज और एयर एमिशंस, ये 6 एनेक्सेस आ जाते हैं। ऑलराइट, और 2020 में सल्फर कैप लगा था, जहां पे परमिटेड सल्फर इन द मरीन फ्यूल को 3.5% से 0.5% पे लेके आ गया था, ताकि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया मरीन एनवायरनमेंट में जो शिप्स हैं, जहाज हैं, वो पोल्यूशन एमिट करते हैं, वो पोल्यूशन कम हो सके। चाहे वो ऑपरेशनल पर्पसेस के कारण पोल्यूशन एमिट हो रहा है, या वो जहाज के बीच में एक्सीडेंट हो रहा है, ऑयल स्पिल्स हो रहे हैं, मिनिमाइज हो सके द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वेस्ट जो कि जहाज में से, शिप्स में से डिस्चार्ज होता है इनटू द एक्वेटिक इकोसिस्टम। और एक मिशन क्या है, मार्पोल कंट्रोल करता है शिप पोल्यूशन थ्रू 6 एनेक्सर्स, जिसमें ऑयल, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंसेस, हार्मफुल पैकेज सब्सटेंसेस, सीवेज, गार्बेज और छठा है एयर एमिशंस। ये 6 आ जाते हैं। एयर एमिशंस के संदर्भ में जो सल्फर एमिशन है वो कम कर दिया, 3.5 से 0.5 कर दिया। देन सोलास, नंबर 4 पे है सोलास, सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट सी। अब ये अडॉप्ट हुआ था 1974 में, इसको अमेंड किया गया, 1980 में इन फोर्स में आया। 166 पार्टीज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंट जो टनेज है वो इसमें कवर्ड है सोलास में। इसका सेक्रेटेरिएट अगेन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन है। बाइंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स के लिए बाइंडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिटाइम सेफ्टी ट्रीटी है। इंडिया इज अ पार्टी टू सोलास। Alright, and after 9/11, after the 9/11 maritime security, after the 9/11 incident, maritime security is also incorporated into this convention. Alright, इसका ISM कोड, मैंडेटरी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द शिप्स। अब देखो इसका जो मेन पर्पस था, ये जो सोलास की बात करें, द रीजन ये सोलास कन्वेंशन आया वाज द टाइटैनिक सिंकिंग इंसिडेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स व्हिच इज कंपैटिबल विद देयर सेफ्टी एंड इंश्योर शिप्स कंप्लाई विद दी स्टैंडर्ड्स। सोलास प्रिस्क्राइब करता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉर द शिप डिजाइन, फॉर फायर फाइटिंग, फॉर लाइफ सेविंग अप्लायंसेस, फॉर नेविगेशन, फॉर कार्गो एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। मेजर मैरिटाइम डिजास्टर्स हैव ट्रिगर्ड ईच न्यू वर्जन। चाहे वो टाइटैनिक सिंकिंग की बात हो, तब पहली बार सोलास को इनकॉर्पोरेट किया था 1914 में। देन पोस्ट 9/11 अगेन मैरिटाइम सिक्योरिटी कोड, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड इनकॉर्पोरेट किया था सोलास में। ऑलराइट, सो देयरफॉर टाइम टू टाइम इस पे अमेंडमेंट्स करे गए हैं। देन UNFSA, यूएन फिश स्टॉक्स अग्रीमेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, लेकिन चलो आपको ये पता हो कि इसमें 92 मेंबर्स हैं। बाइंडिंग है फॉर द स्टेट पार्टीज। इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया 2003 में इसका मेंबर बना था, और इसका
यानी कि जो फिशेस हैं जो माइग्रेट करते हैं बिटवीन द डबल ई जेड एंड द हाई सीज, देखो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तो अपना सॉवरेन राइट्स आ गई हर एक कंट्री की, लेकिन बियॉन्ड दैट हमारे सॉवरेन राइट्स नहीं है। तो फिशेस जो कि माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द डबल ई जेड टू द इंटरनेशनल वाटर्स टू द एरियाज बियॉन्ड द नेचुरल जुरिसडिक्शन द हाई सीज, तो यानी कि वो जो फिशेस उसमें आते हैं वो यानी कि वो जो स्टॉक्स हैं वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आते हैं। ऑलराइट, देन इसमें मेन मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द स्ट्रैडलिंग फिशिंग स्टॉक्स। स्ट्रैडलिंग फिशिंग स्टॉक्स वो फिश स्टॉक्स जो कि डबल ई जेड से लेके आपके बियॉन्ड डबल ई जेड वाला जो एरिया है उसके बीच में आ जाते हैं, हाई सीज और डबल ई जेड वाले एरिया के बीच में आ जाते हैं। तो ये एड्रेस करता है क्रिटिकल गवर्नेंस गैप इन द यूएनसीएलओएस। Fish which migrates between national EEZs and the high seas were inadequately protected. तो ये establish करता है principles for precautionary management, and this also requires conservation measures should be compatible between the EEZ and also the adjacent high seas, and mandate करता है regional fisheries management organization को as the institutional mechanism। इंडिया का जो डीप सी फिशिंग फ्लीट है इंडियन ओशन में और जो ट्यूना फिशिंग इंटरेस्ट है वो इस कंप्लायंस को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं फॉर मार्केट एक्सेस। देन लंदन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। अब इस दिस केम इनटू फोर्स इन 1975। प्रोटोकॉल जो था लंदन प्रोटोकॉल वो 2006 में इनटू फोर्स आया। लंदन कन्वेंशन 1972 में बना, लंदन प्रोटोकॉल 1996 में बना। ऑलराइट, चलो मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स कन्वेंशन में 87 पार्टीज हैं, प्रोटोकॉल में 53 पार्टीज हैं। तो बाइंडिंग उनके लिए है जो कि इसके स्टेट पार्टीज हैं। लंदन प्रोटोकॉल इज स्ट्रिक्टर विद प्रिकॉशनरी अप्रोच। इंडिया का स्टेटस, इंडिया पार्टी टू द लंदन कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव लंदन कन्वेंशन का है टू प्रिवेंट द मरीन पोल्यूशन from the deliberate disposal of the waste at sea and also to promote effective control of all the sources of marine pollution. All right, यानी कि जो sources of marine pollution है उसको कैसे effectively control किया जा सकता है, कैसे उनको properly उसके जरिए जो waste dispose हो रहा है उसको recycle किया जा सकता है, dispose of किया जा सकता है, not causing an impact on the aquatic ecosystem. All right, ये आपको याद रहे, ये पहला ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट था विच कंट्रोल द डेलिबरेट ओशन डंपिंग। देखो एक्सीडेंटल तरीके से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या कोई एक्सीडेंटल कोलिजन हो रहा है वो और बात है, बट डेलिबरेट ओशन डंपिंग, तो डेलिबरेट ओशन डंपिंग शिप्स होते हैं बहुत ज्यादा डेलिबरेटली, उनको काफी सारा स्टॉक वेस्ट होता है, कुछ चीजें होती है जो कि उनको डंप करनी पड़ती है, लेकिन ओशन में हमारी जो मरीन लाइफ है, इकोसिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ये कन्वेंशन बहुत जरूरी था। 1996 के प्रोटोकॉल ने रिवर्स किया द बर्डन ऑफ द प्रूफ दैट डंपिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस एक्सप्लिसिटली परमिटेड। प्रोटोकॉल ऑल्सो एड्रेस करता है द सब सी बेड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज विच इज रेलेवेंट टू क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। इंडिया का जो कोस्टल डेवलपमेंट है और जो इंक्रीजिंग कंसर्न है अबाउट द प्लास्टिक्स एंड द केमिकल डंपिंग इन द इंडियन ओशन मेक्स दिस कन्वेंशन मोर रेलेवेंट। ओके, सेक्शन 2 न्यूक्लियर एंड वेपन्स कन्वेंशन की बात करते हैं। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। 1970 में इन फोर्स आता है, इसको एक्सटेंड कर दिया इनडेफिनेटली 1995 में। 191 स्टेट्स हैं इसमें। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल कभी भी साइन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ कर दिया 2003 में। ईरान एनपीटी का मेंबर है, आपको पता हो, ईरान न्यूज में था। इसका सेक्रेटेरिएट यूएन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। दिस इज बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेट पार्टीज। इंडिया इज नॉट अ पार्टी। हमको एनपीटी फंडामेंटली बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, दैट दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट्स। एनपीटी कहता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करा था, उन्हीं के पास राइट होगा न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहलाने का। और हमको ये बात नहीं ठीक लगती है दैट व्हाई ओनली 5 कंट्रीज शुड हैव द राइट। ऑलराइट, इसमें एक रिव्यू कॉन्फ्रेंस होता है वंस इन एवरी 5 ईयर्स, आपको ये पता हो। रीसेंट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कोई कंसेंसस नहीं आ पाया था। एनपीटी के 3 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नॉट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। देन डिसआर्मामेंट, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को परस्यू करें अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द एनपीटी। एंड थर्ड, पीसफुल यूज। all the parties to the NPT, they have absolute right for civilian nuclear energy with the concerned IAEA safeguards. All right, ठीक है। Then CTBT, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Now, अब इसकी details. Adopted in 1996, adopted by the UNGA, right? In force, this is not in force because इसमें 44, इसमें this requires all the 44 annexure 2 states to ratify. Members 183 signatories, not in force. Secretariat body, the CTBTO. Now this will be binding only when it is in force. अभी तक ये force में नहीं है, currently this is not legally operative. इंडिया ने साइन नहीं करा, इंडिया ऑब्जेक्ट करता है CTBT को, Comprehensive Test Ban Treaty. तो इंडिया ऑब्जेक्ट करता है CTBT को, being a standalone non-proliferation measure without comprehensive disarmament commitment.
नॉन रैटिफायर्स में अमेरिका भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया भी है, ठीक है। यानी कि अनेक्स 2 में 44 स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, दे ऑल हैव टू रैटिफाई बिफोर द ट्रीटी एंटर्स इनटू फोर्स। तो हम इसको अग्री नहीं करते हैं बिकॉज ये परमानेंट बैन लगाता है न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्टिंग पे, ऑलराइट, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्टिंग पे। ये ट्रीटी कैन नॉट एलिमिनेट एग्जिस्टिंग वेपन्स बट प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजाइन्स, ऑलराइट। देन बात करते हैं CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की। बीच में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात करते हैं। 1993 में अडॉप्ट हुआ, इन फोर्स में है 1997 से, राइट। 193 पार्टीज है, यानी कि नियर यूनिवर्सल। इसका सेक्रेटेरिएट OPCW, ऑलराइट, OPCW। नाउ बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वेरीफाइड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है। OPCW को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 2013 में। क्या बता सकते हैं क्यों? 16th मिनट इनटू द वीडियो, क्या बता सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आप इतना इस पेशेंटली इस टाइम तक वहां पे रुके हैं, वीडियो पे नहीं रुके हैं, बिकॉज मोस्टली बच्चे नहीं रुकते हैं, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप बता सकते हैं। ऑलराइट, इंडिया का स्टेटस मेंबर, यस इट रैटिफाइड, इंडिया ने रैटिफाई किया 1996 में। इंडिया ने डिक्लेयर किया और डिस्ट्रॉय करा केमिकल वेपन स्टॉक पाइल। हम एक एक्टिव OPCW मेंबर भी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW, ऑलराइट। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन, सॉरी, OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये हेग में है, इसको नोबेल पीस प्राइज 2013 में मिला है। शेड्यूल 1 में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, सरीन गैस, PX, मस्टर्ड गैस, नोविशॉक। आपको याद होगा वो एक इंसिडेंट था जिसमें एक रशियन फैमिली थी, सैल्सबरी की बात है, जहाँ पे ये नोविशॉक गैस एजेंट का इस्तेमाल किया गया था। क्या मुझे आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और अगर हम एलेक्से नेवेल्नी की बात करें, नेवेल्नी पॉइजनिंग्स की बात हो, सैलिसबरी इंसिडेंट की बात हो, या सीरिया के केमिकल वेपन्स यूज की बात हो, तो ये तीनों की तीनों जो इंसिडेंट्स हैं, ये इस कन्वेंशन की इन्फोर्समेंट को, क्रेडिबिलिटी को और बढ़ावा देते हैं, ठीक। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1975 में इन्फोर्स में आया है, 183 स्टेट पार्टीज हैं, इसका सेक्रेटेरिएट है UN ऑफिस फॉर डिसआर्ममेंट, बाइंडिंग है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। इंडिया मेंबर है 1974 से, रैटिफाई किया है। ये पहला मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि बैन करता है इंटायर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी को। पहला मल्टीलेटरल ट्रीटी है, कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट्स कैन परस्यू प्रोग्राम्स विदाउट इंटरनेशनल डिटेक्शन। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें to exclude completely the possibility of bacteriological agents and toxins being used as weapons, and to prohibit the development, production, stockpiling and acquisition of biological agents जिनका कोई justification नहीं है for peaceful purposes. Mission. Now this convention holds the historic distinction of being the पहला multilateral treaty banning an entire category of weapons of mass destruction. Adopt हुआ था 1972 में, before a single biological weapon had been used in modern warfare. इसका वीकनेस क्या है? एब्सेंस ऑफ वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। जैसे कि CWC में तो है, लेकिन इसमें वो वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। और कोशिश करी गई थी वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल को बनाने की, लेकिन अगेन वो कोशिशें नाकामयाब रही। रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड वंस इन एवरी 5 years। कोविड-19 ने डिबेट्स को रिन्यू करा अबाउट दिस फ्रेमवर्क ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बट अभी भी इसके पास कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म नहीं है। Then Ottawa Treaty, Anti-Personal Mine Ban Convention. इसमें 164 state parties हैं, binding है on the state parties. India is not a party. India has not signed because security concerns along Pakistan and China. India is the largest producer and stockpilers of anti-personal landmines. All right. So in fact, international campaign to ban landmines, civil society driven एक campaign था, Nobel Peace Prize 97 में मिला था। तो USA, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इसके members नहीं हैं। इसका बेसिकली मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कि देखो, एंटी पर्सोनल माइंस यानी कि बैनिंग द यूज ऑफ दीज लैंड माइंस, बैनिंग द यूज ऑफ दिस माइंस, या अगर कोई कंट्री स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, माइंस की प्रोडक्शन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कोई फ्रेमवर्क बनाना फॉर माइन क्लियरेंस, माइन रिस्क एजुकेशन, ताकि बिकॉज आपको पता है कि लड़ाई के दौरान माइंस बिछाई जाती हैं, एंड उसके कारण क्या होता है कि कई सारे लोग अपाहिज भी हो जाते हैं अगर माइन के ऊपर आपका पैर पड़ जाए। एनीहाउ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। Then convention on cluster munitions, again not very important. Members इसमें 112 हैं. India is not a party. तो binding रहेगा on all the state parties. India has not signed this convention, citing similar security concerns as with the Ottawa Treaty on the landmines. All right, humanitarian concerns. These submunitions, they remain active even after the conflict, similar to the landmine problem. Again, USA, Russia, China, India, Israel, Pakistan, they are not very interested to sign this convention. ये जो कन्वेंशन है, द CCM, ये बैन करता है सारे क्लस्टर म्यूनिशंस को which fail to meet specific technical standards
and this was driven by a humanitarian coalition similar to the Ottawa Treaty process. Then the Arms Trade Treaty, ATT, ये इन्फोर्स में है 2014 से, 113 स्टेट पार्टीज हैं, बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया का स्टेटस क्या है, वो इंडिया मेंबर है इसका जी, साइन 2015 में किया, राटिफाई 2021 में। कवरेज स्मॉल आर्म्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब इसमें आ जाते हैं। इंडिया ने राटिफाई किया 2021 में, अलाइनिंग विद द ग्रोइंग आर्म्स एक्सपोर्ट एम्बिशंस। एटीटी, एटीटी पहला इंटरनेशनल ट्रीटी है रेगुलेटिंग द ग्लोबल कन्वेंशनल आर्म ट्रेड, ऑलराइट, एंड विच इज वर्थ ओवर $100 बिलियन एनुअली। तो स्टेट्स दे हैव टू असेस क्या आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस को, वॉर क्राइम्स को, टेररिज्म को, जेनोसाइड को, ऑर्गेनाइज क्राइम को। और इंपॉर्टेंट नॉन मेंबर्स रशिया, चाइना एंड इवन ट्रम्प ने विड्रॉ किया था 2019 में, बाइडन ने रीसाइन किया, इंडिया ने रैटिफाई किया 2021 में। बट अगेन उसकी जो ग्रोइंग आर्म्स, इंडिया की जो ग्रोइंग आर्म्स एक्सपोर्ट एम्बिशंस हैं, इंडिया वांट्स टू बी अ क्रेडिबल आर्म्स सप्लायर, और एटीटी की मेंबरशिप एस्टैब्लिश करती है इंडिया के रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्ट क्रेडेंशियल्स को, ठीक है। देन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, TPNW। अब देखो ये बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज, बट नो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैज जॉइंड दिस। इसमें 93 सिग्नेटरीज हैं, लेकिन सिर्फ 73 रैटिफिकेशंस हुई हैं। इंडिया इज नॉट अ पार्टी, हमने साइन नहीं किया है, हम एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं, बट हम सपोर्ट नहीं करते हैं ट्रीटी को जो रिक्वायर करता है वेपन सरेंडर बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स, ऑलराइट। अगर तो कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट फ्रेमवर्क दुनिया के लिए नहीं है, तो हम क्यों ऐसे सरेंडर करते रहे। तो ये पहला ट्रीटी है जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने की बात करता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं और 30 नेटो मेंबर्स हैं। They oppose and they don't want to join. All right. Okay. So objective to comprehensively prohibit nuclear weapons as a step toward their total elimination, recognizing that only guarantee against nuclear weapons is that उसको totally eliminate करो ना, जो राजीव गांधी plan of disarmament था 1988. The nuclear weapon free zone treaties again not very important, इतना important नहीं है, ये binding है on the state parties within the each zone. India is not a party again. India किसी भी nuclear weapon ट्रीटी का ऐसे मेंबर नहीं कहलाएगा अपने आप को जहां पे उसको न्यूक्लियर आर्म्स अपने सरेंडर करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। हाँ, लेकिन जैसे कि अगर हम लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की बात करें, दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है ये। देन साउथ पैसिफिक हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, एटसेट्रा। So basically objective is to prohibit the development, production, stockpiling, acquisition, testing and the use of nuclear weapons. तो 5 रीजनल न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन्स हैं जो आपको मैंने बताया। देन ये न्यूज में था न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगेन न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये इनफोर्स आया 2011 में। स्टार्ट ट्रीटी इनफोर्स में आया था 1990, वो 1994 की बात है, दैट केम इनटू फोर्स इन 1994, साइंड इन 1991। न्यू स्टार्ट 2011 में इनफोर्स आया, सिर्फ 2 मेंबर्स के बीच में है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो बाइंडिंग दोनों पार्टीज के ऊपर है। लेकिन रशिया ने 2023 में कहा था कि हम इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू बी actively participating in this new START treaty. We have nothing to do with it. All right, we don't want to renew it because America यूक्रेन को मदद दे रहा है, यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स की मदद दे रहा है, so we don't want to renew this new START treaty. India is not applicable, India is not really, इसमें कुछ है नहीं इंडिया का। लिमिट्स, तो बेसिकली न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने क्या किया था, लिमिट्स लगा दी थी, कैपिंग लगा दी थी, किसके ऊपर, ICBMs के ऊपर और स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स एंड बॉम्बर्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अभी 2026 में ये एक्सपायर हो चुका है, फरवरी 2026 में एक्सपायर हो चुका है, तो अभी इसको रिन्यू नहीं करा है। देन कन्वेंशन ऑन द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, 163 पार्टीज हैं, इसका सेक्रेटेरिएट एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया ने रैटिफाई किया 2002 में और रैटिफाई करा 2005 का अमेंडमेंट 2007 में। दिस एक्सटेंडेड द स्कोप टू डोमेस्टिक न्यूक्लियर मटेरियल, नॉट ओनली द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ रहा है, इंडिया के पास 22 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं, 14 सिविलियन हैं, 8 हमारे जो रिएक्टर्स हैं अगेन दैट इज मेंट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। अगेन 8 ऐसे रिएक्टर्स हमारे हैं जो कि इंपोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये इकलौता लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है इन द एरिया ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। 2005 का अमेंडमेंट, उसने इसका स्कोप को और एक्सपैंड किया, व्हिच मेड द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इन डोमेस्टिक यूज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट इक्वली मैंडेटरी। All right. It also created criminal offenses for sabotage of nuclear facilities. With India's growing civilian nuclear program and 22 operational reactors, physical security under this convention is directly relevant. Okay, then humanitarian law conventions की बात करते हैं, Geneva Conventions की बात करते हैं, Geneva Convention and additional protocols। देखो Geneva Convention अडॉप्ट हुआ था 1949 में, प्रोटोकॉल्स 1977 और 2005 में, ये इनफोर्स आया है 1950 में, प्रोटोकॉल्स हैं 1978 और 1979 के।
Members 196 parties हैं. Universal ratification of the 4 Geneva Conventions. Secretariat is the ICRC, the International Committee of the Red Cross. ये binding है. This forms the core international humanitarian law. Universal ratification. Member India इसका member है. India ने ratify करे हैं चारों Geneva Convention 1950 में. India ने ratify करा Additional Protocol 1 and 2 1950 और 2005 में respectively. India has not ratified Additional Protocol 3, which is the red crystal emblem. तो Convention 1, the wounded and the sick soldiers on land. Convention 2, the wounded, sick and shipwrecked at sea. Then prisoners of wars की बात आती है. Then civilians in occupied territory की बात आती है. So basically यहाँ पे बात आती है कि आप differentiate करो ना combatants के बीच में और civilians के बीच में. So basically those people, basically to protect those people, those persons who are no longer taking part in hostilities, wounded soldiers, prisoners of war, civilians, and therefore also to limit the means and the methods of warfare to reduce unnecessary suffering. ठीक है, तो चार ये जो जिनीवा कन्वेंशन है ये बेडरॉक बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की. ठीक है, चार कन्वेंशन है. ओके, देन अगला, देन यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया इन फोर्स. इट इज अ डिक्लेरेशन, इट इज नॉट अ ट्रीटी. दिस इज अडॉप्टेड बाय ऑल 58 यूएन मेंबर्स ऑफ दोस टाइम. नाउ इट इज यूनिवर्सल, 193 यूएन मेंबर्स. ठीक है, नॉन बाइंडिंग है ये डिक्लेरेशन, है नॉन बाइंडिंग है, कोई ट्रीटी नहीं है. लेकिन कई सारे प्रोविजंस अब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बन चुके हैं. इंडिया सपोर्ट करता है. इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ दिस कन्वेंशन इन 1948, दिस डिक्लेरेशन इन 1948. भारत का जो संविधान है उसमें हमने कई सारे प्रिंसिपल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे डीपीएसपीज में हमने से कई सारे प्रिंसिपल्स बोरो किए हैं फ्रॉम द यूडीएचआर प्रिंसिपल्स. यूडीएचआर प्लस आईसीसीपीआर प्लस आईसीईएससीआर, यानी कि आपके जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स हैं और आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये सभी आपके ह्यूमन राइट्स के एम्बिट में आ जाते हैं. इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाना ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल द पीपल्स, रिस्पेक्टिव आपका कंट्री कौन सी है, नेशनलिटी कौन सी है, कलर कौन सा है, रिलीजन कौन सा है. ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल है, यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड है, रिगार्डलेस ऑफ योर कहां से आप आते हैं. ठीक है, ओके. अब इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो कि सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को कवर करते हैं. पहला यूनिवर्सल आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात आती है. नॉन बाइंडिंग है लेकिन इट हैज इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ बाइंडिंग ट्रीटीज एंड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द कोर्ट जजमेंट्स. टुगेदर with the ICCPR and the ICESCR, it forms the International Bill of Rights. और दिसंबर 10 को हम ह्यूमन राइट्स डे ग्लोबली मनाते हैं. देन जेनोसाइड कन्वेंशन की बात करें. जेनोसाइड कन्वेंशन विच इज द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, 1948 में अडॉप्ट हुआ. दिस इज इन फोर्स सिंस 1951. 153 इसमें पार्टीज हैं. सेक्रेटेरिएट, यूएन ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स, बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज. इंडिया मेंबर है, इंडिया ने राटिफाई किया 1959 में. ठीक है, 1959 में जेनोसाइड कन्वेंशन को राटिफाई किया. डेफिनेशन, यानी कि जेनोसाइड वो है जब आप किसी पर्टिकुलर रेस को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी होल एथनिक ग्रुप को, रेशियल ग्रुप को, रिलीजियस ग्रुप को आप मार नहीं रहे हो, बट मार रहे हो इन द सेंस कि आप उनको कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाह रहे हो. ठीक है. एंड देन आईसीजे केस, साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल. ये साउथ अफ्रीका ने गाजा और वेस्ट पैलेस्टीन के बिहाफ पे ये केस आईसीजे में रखा था कि इजराइल ने जेनोसाइड कन्वेंशन को वायलेट करा है. और ये अडॉप्ट हुआ था 1 डे बिफोर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो ये पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है ऑफ द यूएन एरा. ये आपको बात पता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जेनोसाइड कन्वेंशन पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी है ऑफ द यूएन एरा व्हिच रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द होलोकॉस्ट. ये डिफाइन करता है जेनोसाइड को, आर्टिकल 2 डिफाइन करता है जेनोसाइड को, क्रिमिनलाइज करता है जेनोसाइड को और जो भी रिलेटेड एक्ट्स हैं ऑफ द जेनोसाइड इंक्लूडिंग कॉन्स्पिरेसी, इंसाइटमेंट एंड कॉम्प्लिसिटी. ऑलराइट, ओके. देन आईसीईआरडी, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इसमें 182 पार्टीज हैं. ठीक है, 182 पार्टीज, बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज. मेंबर इंडिया ने रैटिफाई किया 1968 में. इंडिया फाइल्ड अ डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 14 अलाउइंग द इंडिविजुअल पिटिशंस इन 2010. ये ओल्डेस्ट मेजर यूएन ह्यूमन राइट कन्वेंशन है जो कि प्रीडेट करता है आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर को. ओके, तो ये आपको याद रहे, आईसीईआरडी ओल्डेस्ट मेजर ह्यूमन राइट कन्वेंशन है व्हिच प्रीडेट्स इवन द आईसीसीपीआर, द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स एंड द इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट्स, आईसीईएससीआर. देन आईसीसीपी आपका कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 173 पार्टीज हैं, बाइंडिंग है 173 पार्टीज पे. इंडिया मेंबर है, राटिफाई किया है 1979 में. इसमें ह्यूमन राइट कमेटी में 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं जो कि मॉनिटर करते हैं आईसीसीपीआर के कंप्लायंस को, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल. ये इसका जो पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी कंप्लेंट्स को सबमिट कर सकें. ओके, देन
Objective: to create binding obligations on states to respect and to ensure that all individuals within their territory and jurisdiction that they have the rights recognized in the covenant, including the right to life, freedom from torture, fair trial, freedom of expression, religion and assembly. ICCPR ये लीगल फोर्स देता है टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोक्लेम्ड इन द UDHR. ह्यूमन राइट्स कमिटी मॉनिटर करता है कंप्लायंस को थ्रू द पीरियोडिक स्टेट रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स एंड इंटरस्टेट कम्युनिकेशंस. देन ICESCR ये सोशल, आपके इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स आ जाते हैं. 171 पार्टीज हैं. बाइंडिंग है जी. ऑब्लिगेशंस आर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन रादर देन इमीडिएट. मेंबर्स की बात करें तो रैटिफाई किया इंडिया ने 1979 में. इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो भी मिरर करते हैं सोशल एंड कल्चरल राइट्स के कन्वेंशन को. प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, दे मस्ट कंसिस्टेंटली मूव, प्रोग्रेसिवली मूव टुवर्ड्स द फुल इंप्लीमेंटेशन, नॉट दैट कि आपको रातों रात इमीडिएटली करना है. हमारे जैसे DPSP प्रोविजंस है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, वो डोमेस्टिक एक्सप्रेशंस हैं ICESCR के ऑब्लिगेशंस को. तो यहाँ पे पॉलिटी और IR दोनों मिक्स हो रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. सो UDHR, ICCPR, ICESCR ये तीनों बनाते हैं द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, आपको ये पता हो. देन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 174 पार्टीज हैं. बाइंडिंग है जी, तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नो डेरोगेशन परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. इंडिया ने साइन करा है बट रैटिफाई नहीं करा है. इंडिया ने 1987 में इसको साइन किया था, रैटिफाई नहीं करा है. इंडिया डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म फेस करता है फॉर द कस्टोडियल डेथ्स एंड द पुलिस टॉर्चर. नॉन रैटिफिकेशन मतलब इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का कमिटी ओवरसाइट. ऑलराइट. देन नॉन रिफाउलमेंट, व्हिच मींस दैट यू कैन नॉट रिटर्न एनी पर्सन टू अ कंट्री जहां पे वो टॉर्चर फेस कर रहे हैं. Then OPCAT, Operation Protocol, National Mechanisms to Inspect the Detention Facilities. India ने साइन करा, जैसे I told you, but not ratified it. Okay, Convention on the Rights of Child. Now 196 state parties हैं. Most ratified treaty in the history. America is the only non-party. ठीक है. UNICEF इसका secretariat है. Binding है on the state parties. India member है, ratify किया 1992 में with reservations on the child labor provisions. 4 principles हैं. Non-discrimination, बेस्ट इंटरेस्ट, राइट टू लाइफ एंड डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन. ओनली कंट्री अमेरिका इज जिसने रैटिफाई नहीं करा है इसको. ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड द कल्चरल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन. ऑलराइट, यानी कि बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम की है. एंड टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट, केयर एंड प्रोटेक्शन. CRC प्लेस करता है बच्चों को एज द राइट होल्डर्स रादर दैन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ चैरिटी. इसके 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू लाइफ एंड डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जो कि स्ट्रक्चर करता है सारी की सारी चिल्ड्रन रिलेटेड पॉलिसीज को. 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एड्रेस करते हैं चाइल्ड सोल्जर्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड पोर्नोग्राफी को. ऑलराइट. देन CEDAW इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. तो सेक्रेटेरिएट UN वुमेन है, 189 पार्टीज हैं. बाइंडिंग है जी ऑन द स्टेट पार्टीज. इंडिया मेंबर है, रैटिफाई करा 1993 में विद रिजर्वेशंस ऑन सर्टेन आर्टिकल्स. एंड स्क्रूटनी एरियाज, यहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस आता है, डाउरी डेथ आता है, फीमेल फीटिसाइड एंड फीमेल ट्रैफिकिंग. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर्मल और सब्सटैंटिव इक्वालिटी बनाए रखना बिटवीन मैन एंड वुमेन, एलिमिनेटिंग ऑल द डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल द फील्ड्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, सिविल, थ्रू बाइंडिंग स्टेट ऑब्लिगेशंस. और इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन भी कहा जाता है. ऑलराइट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है. हमारे रिजर्वेशंस किस पे हैं? मैरिज और फैमिली प्रोविजंस पे हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ऑनगोइंग टेंशंस between the universal rights standards and the protections of religious personal laws. Then Convention on the Rights of Persons with Disabilities. अब इसमें 186 पार्टीज है, बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज. इंडिया ने इसको रैटिफाई किया है 2007 में, मेंबर है इंडिया. Enacted the Rights of Person with Disabilities Act 2016. Paradigm shift, medical model to social to rights model. Disability arises from barriers, not impairment alone. तो हमने अपना राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है उसको हमने और एक्सपैंड करा है इसी दायरे में रहते हुए, इस कन्वेंशन के दायरे में रहते हुए. जहाँ पे पहले 7 डिसेबिलिटीज हमने मेंशन की थी, अब उसको 21 हमने डिसेबिलिटीज उसको एक्सपैंड कर दिया है. राइट बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया है डिसेबिलिटी लोगों के लिए, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए. देन UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल. इसमें 144 स्टेट्स ने वोट किया था फेवर में, 4 ने वोट किया था अगेंस्ट इस कन्वेंशन के. UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, ये इसका सेक्रेटेरिएट है. नॉन बाइंडिंग है, ये एक डिक्लेरेशन है, नॉन बाइंडिंग है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी कैरी करता है. इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया था.
इंडिया ने वोट किया था इसके फेवर में ऑफ द UNDRIP इन 2007। इंडिया का सिग्निफिकेंट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन भी है विद इंटरेस्ट अलाइंड विद द UNDRIP प्रिंसिपल्स। देन free, prior and informed consent, FPIC, indigenous communities must consent to the projects affecting their lands. Significant ST population, Forest Rights Act 2006 और पैसा एक्ट 1996 रिफ्लेक्ट करता है UNDRIP के प्रिंसिपल्स को। ऑलराइट, यानी कि जो इंडिजिनस लोग हैं उनके पास राइट होना चाहिए अपने खुद के प्लानिंग के लिए, अपने खुद के लैंड्स को कैसे वो प्लान करना चाहते हैं, उनकी ज़मीनें ऐसे कोई भी आके ना छीने, उनके फॉरेस्ट राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए, जो भी उनका राइट है टू कलेक्ट द टिम्बर एंड मेक फ्यूल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब बातें इंडिजिनस लोगों के उसके में आ जाती है। इंडिया का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है दे आर कंसिडर्ड एनालोगस टू इंडिजिनस पीपल। द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड द पैसा एक्ट 1996 जो कि पार्शली रिफ्लेक्ट करता है इस कन्वेंशन के सिद्धांत को, ऑल्दो हम रेजिस्ट करते हैं इंडिजिनस पीपल के लेबल को फॉर द डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस। ओके, कन्वेंशन टू द स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन एंड द कन्वेंशन ऑन द रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। ओके, अब ये बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इसमें 1954 में 96 पार्टीज थी, 1961 में 76 पार्टीज थी। अब इसमें इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया इज नॉट अ पार्टी, इंडिया इज अ पार्टी टू द नीदर कन्वेंशन। इंडिया का स्टेटलेसनेस इशू पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू द असम NRC प्रोसेस एंड द कंसर्न्स अबाउट रोहिंग्या मेक्स दिस पॉलिटिकली वेरी चार्ज्ड अप, राइट। इंडिया का NRC, असम का NRC अप्रोक्सीमेटली 1.9 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों को एक्सक्लूड करा गया है। एंड 1954 का कन्वेंशन राइट्स फॉर द स्टेटलेस पर्संस ऑलरेडी लिविंग इन स्टेट्स, और 1961 का कन्वेंशन प्रिवेंशन ऑफ न्यू स्टेटलेसनेस थ्रू नेशनलिटी लॉ सेफगार्ड्स। तो बेसिकली जो 1954 का कन्वेंशन था वो एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड करने की बात करता था और एक मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने की बात करता था फॉर द ट्रीटमेंट फॉर स्टेटलेस पर्संस लिविंग इन सिग्नेटरी स्टेट्स। और 1961 का कन्वेंशन टू रिड्यूस स्टेटलेसनेस बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स रिक्वायरिंग स्टेट्स टू ग्रांट नेशनलिटी टू पर्संस हु वुड अदरवाइज बी स्टेटलेस। स्टेटलेसनेस यानी कि लैकिंग एनी नेशनलिटी, ये लोगों को, इंडिविजुअल्स को विदाउट लीगल आइडेंटिटी छोड़ देता है। एक्सेस टू सर्विसेज और प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी स्टेट नहीं मिल पाता है। एंड देयरफॉर 1961 का कन्वेंशन प्रिवेंट करता था क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेटलेस पर्संस थ्रू नेशनलिटी लॉ सेफगार्ड्स। हमारा जो NRC प्रोसेस है असम में वो एक्सक्लूड करता है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रेजिडेंट्स को फ्रॉम द सिटीजनशिप रजिस्टर, व्हिच हैज रेज्ड सिग्निफिकेंट UNHCR कंसर्न्स, ऑलराइट, अबाउट द पोटेंशियल स्टेटलेसनेस क्रिएशन। देन आता है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स। अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्टी, इंडिया ने इसको रैटिफाई नहीं करा है। मेजर रिसीविंग कंट्रीज माइग्रेंट्स की कौन सी है? अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, गल्फ स्टेट्स है, इन्होंने भी इनको रैटिफाई नहीं करा है। इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है which is sending people to the countries, all right, covers both documented and undocumented migrants। ये सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट आता है। दुनिया का लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीवर इंडिया है, सेंडिंग कंट्री बट हैज नॉट रैटिफाइड। मेजर रिसीविंग कंट्रीज उन्होंने भी इसको रैटिफाई नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और उसका एडिशनल प्रोटोकॉल 1967 वाला। देखो अब ये अडॉप्ट हुआ था 1951 में, जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है जिसका एडिशनल प्रोटोकॉल 1967 में आया था। इस कन्वेंशन में 146 पार्टीज हैं, प्रोटोकॉल में 147 पार्टीज हैं। ऑलराइट, दिस इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया इज नॉट अ पार्टी, इंडिया ने कोई इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं किया, ना तो इसका जो आपका कन्वेंशन है रिफ्यूजी कन्वेंशन, ना ही इसका एडिशनल प्रोटोकॉल। रिफ्यूजीज आर मैनेज्ड एड हॉक। UNHCR has limited access. India host करता है significant refugees coming from Tibet, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान। एंड नॉन रिफाउलमेंट यानी कि आप रिफ्यूजीज को वापस नहीं भेज सकते हो जहां से वो परसिक्यूशन फेस करके आ रहे हैं। ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है इवन फॉर द नॉन सिग्नेटरीज और द नॉन पार्टीज टू द कन्वेंशन। इंडिया होस्ट करता है तिब्बतन, श्रीलंकन और अफगान रिफ्यूजीज को, मैनेज करता है थ्रू एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। हमने जो रोहिंग्यास को डिपोर्ट करा है दैट वाज चैलेंज्ड एज वायलेटिंग द कस्टमरी नॉन रिफाउलमेंट, दैट वाज चैलेंज्ड ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली रिफ्यूजी कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये डिफाइन करना रिफ्यूजी कौन है, क्या राइट्स को वो एंटाइटल्ड है और क्या ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर पड़ती हैं, टू कोडिफाई ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट टुवर्ड्स द रिफ्यूजीज, पर्टिकुलरली द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, ड्रग कन्वेंशंस की बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे सिंगर कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। 186 पार्टीज हैं, इसका जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज द UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, द UNODC। बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज, इंडिया मेंबर है जी, इंडिया ने रैटिफाई किया था 1964 में।
इंडिया का जो एनडीपीएस एक्ट है 1985 वो एक डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन है, एंड हेंस रैटिफिकेशन मींस कि हमने उस संबंध में उस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाया है। तो एनडीपीएस एक्ट एक डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है ऑफ दिस कन्वेंशन, द सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स। तो क्लासिफाई करता है सब्सटेंसेस को बाय एडिक्शन, पोटेंशियल एंड मेडिकल यूज। तो 4 शेड्यूल्स है। इंडिया मेजर लीगल ओपियम प्रोड्यूसर है, सिग्निफिकेंट ट्रांजिट कंट्री भी है, अफगान से आता है, हेरोइन आता है, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल की हम बात करें तो ये चीजें यहां पे इंडिया में आ रही हैं। ओके, सिंगल कन्वेंशन कंसोलिडेट करता है 9 प्रीवियस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज को इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट कवरिंग ओपियम, कोका, कैनबिस प्लांट्स एंड द डेरिवेटिव्स। It introduced the scheduling system classifying substances by their addiction potential and accepted medical use. India significant है इस context में by their because India is a major legal opium producer for medical morphine, जिसको हम कहते हैं significant transit country as well. Then convention आता है psychotropic substances के लिए। Again इसका जो secretariat है UNODC है, binding है on the state parties। India का status क्या है? India member है, India ने ratify किया 1975 में। इसमें synthetic drugs आते हैं जिसमें amphetamines आते हैं, LSD आता है, बेंजोडायजेपिन्स आते हैं। देन इंडिया के रेलेवेंस, सिंथेटिक ड्रग प्रॉब्लम पंजाब में है, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार नॉर्थ ईस्ट में आ जाती है, मेथ एम्फेटामिन ट्रैफिक आ जाता है, राइट। ओके, 1971 की कन्वेंशन ने एक्सपैंड करा था इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल को फ्रॉम नेचुरल नार्कोटिक्स टू सिंथेटिक सब्सटेंसेस, रिस्पॉन्डिंग टू द स्प्रेड ऑफ द LSD, एम्फेटामिन्स एंड अदर थिंग्स। Then UN Convention Against the Illicit Traffic in the NDPS। अगेन इसमें सेक्रेटेरिएट जो बॉडी है इस कन्वेंशन को होल्ड करती है UNODC है। 191 पार्टीज है तो बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया ने रैटिफाई किया था 1990 में। पहला ड्रग कन्वेंशन है जिसने स्पेसिफिकली टारगेट किया था द लॉन्ड्रिंग ऑफ द ड्रग प्रोसीड्स। ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है, ऑर्गेनाइज क्राइम में ड्रग ट्रैफिकिंग एक क्राइम है, लेकिन अगेन जो आप ड्रग ट्रैफिकिंग से प्रोसीड जनरेट हो रहा है उसको आप मनी लॉन्डर कर रहे हो, वो भी क्राइम है। तो प्रेडिकेट ऑफेंस क्या हो गया? ड्रग, आपका ड्रग ट्रैफिकिंग। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप उसके प्रोसीड्स को लॉन्डर कर रहे हो। तो देयरफॉर ये पहला कन्वेंशन है जिसने स्पेसिफिकली लॉन्ड्रिंग ऑफ द मनी ऑफ द ड्रग प्रोसीड्स को भी टारगेट किया था। और G20, इंडिया का जो G20 का 2025 में इनिशिएटिव था, ड्रग रेवेन्यूज फंडिंग टेररिज्म, वाज ग्राउंडेड इन दिस 1988 कन्वेंशन। इसमें प्रीकर्सर केमिकल्स हैं, कंट्रोल्स ऑन केमिकल्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सिंथेटिक ड्रग्स। देन उसके बाद आपका काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन आ जाता है। देन आपका आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ये बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज, 188 पार्टीज हैं, मेंबर इंडिया है, रैटिफाई किया है 2003 में, अडॉप्ट हुआ था 1999 में, एक लीगल बैकबोन बना है पोस्ट द 9/11 काउंटर टेरर फाइनेंस सिस्टम। इंडिया फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है टू एडवोकेट लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 176 पार्टीज हैं। यूएन ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स, अब ये ना यूएन और उसकी ऑर्गन्स को लेके भी मैं एक बनाऊंगा वीडियो, ऑलराइट। अगर आप ये 43rd मिनट तक बैठे हैं वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके लिए भी वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। देन ये बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया के स्टेटस की बात करें, इंडिया मेंबर है, इंडिया ने रैटिफाई किया इसको 1999 में। एनी स्टेट पार्टी कैन प्रोसिक्यूट हॉस्टेज टेकर फाउंड इन द टेरिटरी। पाकिस्तान लिंक टेररिस्ट ग्रुप्स, इंडियन ओशन पायरेसी, डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स इंडिया के लिए रेलेवेंट आता है इन द कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग हॉस्टेजेस में। देन कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स, ये बाइंडिंग है 170 स्टेट पार्टीज में, इंडिया ने रैटिफाई किया था 2002 में। तो रेलेवेंस इंडिया के लिए 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, 2008 में मुंबई में ताज में हमला हुआ, तो ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एग्जांपल है। तो यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन, स्टेट्स मस्ट एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट, अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है इस बॉम्बिंग में, इस इंसिडेंट में, और अगर कोई कंट्री उनको शील्ड कर रहा है तो वो गलत बात है। So basically objective क्या है? To criminalize the unlawful and the intentional delivery, placement, discharge or detonation of an explosive of a lethal device in against a place of public use, state or government facility, whether within the country or outside the country. ओके, लेबर कन्वेंशंस, अब देखो ILO के जो कोर कन्वेंशंस हैं, 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं। तो पहली बात तो समझो कि ILO सबसे पुराना है। ILO जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में जो आपका लीग ऑफ नेशंस था, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद बना था, तब से चलता आ रहा है। तो यूएन में भी आया ILO, बाइंडिंग है ऑन द रैटिफाइंग स्टेट्स। इंडिया का स्टेटस, इंडिया पार्शियल मेंबर है। इंडिया ने ना 7 आउट ऑफ द 8 कोर कन्वेंशंस को रैटिफाई करा है। इंडिया हैज नॉट रैटिफाइड द CO87 यानी कि फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन वाला कन्वेंशन। तो ये वो कन्वेंशन है जी, 7 आउट ऑफ द 8, 7 कन्वेंशन है जो इंडिया ने 7 आउट ऑफ द यानी कि 8 कन्वेंशन है, 7 इंडिया ने रैटिफाई करे हैं, एक कन्वेंशन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया।
फोर्स लेबर, राइट टू ऑर्गेनाइज, इक्वल रिनमरेशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम एज, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, ये सब कन्वेंशन इंडिया ने रैटिफाई करे। ऑलराइट, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे बीच में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, लास्ट मिनट आपको काफ़ी मदद आ सकते हैं, बिकॉज अब प्रीलिम्स को कुछ ही टाइम रह चुका है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप आपकी तैयारी को थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन कंसोलिडेट करना चाहते हैं, लास्ट मिनट रिवाइज करना चाहते हैं, कंटेंट पढ़ लो, ठीक है, कंटेंट पढ़ लो, पूरे वीडियोस में देखो लेकिन कंटेंट पढ़ लो। इस कोर्स को, इनमें से किसी भी कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, देन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कन्वेंशंस की बात करते हैं। डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स, जीएटीटी, जीएटीएस, ट्रिप्स। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश्ड हुआ जनवरी 1 1995 में, इनफोर्स में है 1995 से। 166 मेंबर्स हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज बीइंग गवर्न्ड थ्रू द डब्ल्यूटीओ। ये बाइंडिंग है थ्रू द डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। इंडिया की बात करें, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यूटीओ का 1995 से, एक्टिवली एक पार्टिसिपेंट है। फूड सिक्योरिटी, ई कॉमर्स, डिजिटल टैक्सेशन, इन सभी को लेके इंडिया भी एक्टिवली अपना ओपिनियन देता है। इंडिया का मेन मुद्दा क्या रहा है? परमानेंट सोल्यूशन फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, फूड सिक्योरिटी, विच इज अनरिजॉल्व्ड सिंस द बाली डिक्लेरेशन 2013। ई कॉमर्स मोरेटोरियम लैप्स हो चुका है, जो भी MC14 हुआ था 2026 में, कहा हुआ था, कैमरून में हुआ था। और एपेलेट बॉडी डिसफंक्शनल है 2019 से, यूएसए ने ब्लॉक करी है अपॉइंटमेंट सिंस 2017। ओके, द न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात आती है, कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग है वैसे 172 स्टेट पार्टीज पे। इंडिया ने रैटिफाई किया था 1960 में। इंडिया का जो आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन एक्ट है 1996, उसको अमेंड किया 2015 में। 2019 में एक डोमेस्टिक इंप्लीमेंटेशन है। आर्बिट्रल अवार्ड्स इन्फोर्सेबल हैं 172 कंट्रीज में, जो मेंबर पार्टीज हैं इस कन्वेंशन की। दिस मेक्स द इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स वर्केबल। ओके, देन ICSID कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्प्यूट्स। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है ICSID, और ये बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। 158 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया ने ICSID कन्वेंशन को रैटिफाई नहीं करा है बिकॉज ऑफ कोर्स कंसर्न्स अबाउट सॉवरेनिटी ओवर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आई मीन, वी वुड वांट टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, वी वुड वांट टू डिसाइड हु इन्वेस्ट व्हाट, बट वी वुडंट वांट एनी इंटरफेरेंस कमिंग फ्रॉम एनी अदर external body as far as facilitating or inviting investments is concerned. India faced major ICSID equivalent claims from Vodafone and Kane Energy on the retrospective taxation. Cautious approach to the investor state disputes, non-ICSID mechanisms only. India का जो मॉडल BIT था, bilateral investment treaty था 2016 में। Then space और टेक्नोलॉजी ट्रीटीज आती हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी आती है, ये 1967 से फोर्स में है। 114 पार्टीज हैं। ऑल मेजर स्पेस पावर्स आर पार्टी टू इट। बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया मेंबर है, रैटिफाई किया था 1982 में। हम एक एक्टिव स्पेस फेयरिंग नेशन है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान प्रोग्राम एग्जांपल है उसका। देखो, स्पेस कैन नॉट बी क्लेम्ड, लेकिन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन रिमेन्स लीगली कॉन्टेस्टेड। तो स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल नेशनल स्पेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्राइवेट कंपनीज। आर्टेमिस अकॉर्ड्स की बात करें, अमेरिकन लेड फ्रेमवर्क है, साइन किया गया इंडिया के द्वारा 2023 में, जो कि परमिट करता है नेशनल स्पेस रिसोर्स ओनरशिप। ऑलराइट, तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आउटर स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंट्रीज। दैट स्पेस इज फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन बाय ऑल द स्टेट्स। नो स्टेट में क्लेम सॉवरेनिटी ओवर द सेलेस्टियल बॉडीज। देन मून ट्रीटी आता है, ये इनफोर्स में है 1984 से। 18 पार्टीज हैं, कोई मेजर स्पेस पावर ने रैटिफाई नहीं किया है। टेक्निकली बाइंडिंग है ऑन इट्स फ्यू पार्टीज, प्रैक्टिकली इरेलेवेंट है बिकॉज ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ स्पेस पावर्स। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू इट। इंडिया हैज साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स 2023, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करता है मून ट्रीटी के कॉमन हेरिटेज प्रिंसिपल को। मून कॉमन हेरिटेज मैनकाइंड का है, बट दैट हैज फेल्ड टू गेन ट्रैक्शन विद द स्पेस पावर्स। ओनली 18 रैटिफिकेशन, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। लाइबिलिटी कन्वेंशन, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, आप ऐसे पढ़ लेना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है जी, काफी इंपॉर्टेंट है। 196 पार्टीज हैं, सेक्रेटेरिएट इसका यूनेस्को है। बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज, मेंबर्स रैटिफाइड। इंडिया की स्टेटस की बात करें, इंडिया मेंबर है, रैटिफाई किया था 1977 में। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज ऑफ 2024। सो इन डेंजर लिस्ट, यानी कि साइट्स फेसिंग सीरियस थ्रेट्स, इंस्क्रिप्शन ट्रिगर्स इंटरनेशनल असिस्टेंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपने काफी डिटेल में इसको कवर किया होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वो बैठती है एनुअली टू इंस्क्राइब न्यू साइट्स एंड आल्सो मैनेज द लिस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो कि डेंजर में है। देन यूनेस्को कन्वेंशन ऑन इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसमें 182 मेंबर्स हैं, 182 पार्टीज हैं। बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया का स्टेटस, इंडिया मेंबर है, इंडिया ने रैटिफाई किया 2005 में। सिग्निफिकेंट इंस्क्रिप्शंस इंक्लूड योगा, इनटैंजिबल जो चीज फिजिकल नहीं है बट चीज दिखती है, योगा, कुंभ मेला, गरबा, वैदिक चांटिंग, दुर्गा पूजा,
इंडिया के इंस्क्रिप्शंस की बात करें, योगा, कुंभ मेला, अगेन गरबा, वैदिक चांटिंग एटसेट्रा। नाउ 1972 का कन्वेंशन फोकस करता है मॉन्यूमेंट्स पे, जो आपका यूनेस्को जो टैंजिबल कन्वेंशन की हम बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करें, वो टैंजिबल्स पे फोकस करता है, बट व्हाट अबाउट द इंटैंजिबल? ऑलराइट, इंटैंजिबल को भी तो एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है ना, एंड देयरफॉर दैट इज व्हाई ये जो कन्वेंशन है इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज का है। ये लिविंग हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है, जो कम्युनिटीज जो हैं सदियों से कैरी करते आ रही हैं अपने ट्रेडिशंस के जरिए, अपने रीति रिवाज के जरिए। और इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है, जो अर्जेंट सेफ गार्डिंग लिस्ट होती है, और रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस होती है। तो हमारा कुंभ मेला जो है 2017 में इंस्क्रिप्ट हुआ था as the world's largest peaceful gathering. This was a major cultural diplomacy achievement, and India has one of the largest ICH portfolios among the member states. Then UNESCO Convention on the Means of Prohibiting Illicit Import, Export and Transfer of the Cultural Property 1970 में अडॉप्ट हुआ। This is in force since 1972. Members 140 पार्टीज हैं, यूनेस्को इसका सेक्रेटेरिएट है। बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज, इंडिया मेंबर है जी, इंडिया ने रैटिफाई किया 1977 में इस कन्वेंशन को भी। एज फार एज इंडिया ने एक्टिवली इस कन्वेंशन को यूज करा है टू सीक repatriation of whatever antiquities and whatever antique pieces were smuggled abroad. All right. So हमने इंटरनेशनल बेंचमार्क ईयर यानी कि आइटम्स एक्सपोर्टेड बिफोर 1970 में बी क्लेम्ड अगर प्रूफ ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो 300 से ज्यादा एंटिक्विटीज और एंटिक पीसेस जो रिपैट्रिएट हुए फ्रॉम अमेरिका से ही, जो कि एक्टिवली इस कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहा है। देन कन्वेंशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया मेंबर है जी, इंडिया ने रैटिफाई किया 2006 में, बाइंडिंग है स्टेट पार्टीज में। Context adopted against the US pressure to treat films, music, books as ordinary trade goods in the WTO. Very important things to understand. इंडिया की रेलेवेंस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की प्रोटेक्शंस की बात हो, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशंस हो, दिस इज कंसिस्टेंट विद द कन्वेंशन फ्रेमवर्क। तो ये कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस, affirm the state's sovereign right to maintain, adopt and also implement policies for the protection and promotion of cultural diversity, and also to create conditions for cultures to flourish and interact freely. ये मिशन को अडॉप्ट करा गया था पार्टली इन रिस्पॉन्स टू द यूएस प्रेशर इन WTO एंड द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स टू ट्रीट कल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फिल्म्स है, म्यूजिक है, टेलीविजन है, बुक्स है, एज ऑर्डिनरी ट्रेड गुड सब्जेक्ट टू लिबरलाइजेशन। फ्रांस और कनाडा वर द मेन ड्राइवर्स। ये कन्वेंशन अफर्म करता है कि जो कल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अनलाइक द ऑर्डिनरी कमोडिटीज, वो एम्बॉडी करते हैं वैल्यूज को, आइडेंटिटीज को और मीनिंग्स को, विच स्टेट्स हैव द राइट टू प्रोटेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी थ्रू सब्सिडीज, कोटास एंड रेगुलेशंस। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन एंड ब्रॉडकास्ट कंटेंट रेगुलेशंस आर कंसिस्टेंट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द कन्वेंशन। देन हेग कन्वेंशन की बात करते हैं, हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, इसमें 135 पार्टीज हैं, यूनेस्को इसका मेन सेक्रेटेरिएट है, बाइंडिंग है ऑन द स्टेट पार्टीज। इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया ने 2017 में रैटिफाई किया था। इसमें एक ब्लू शील्ड आता है, ब्लू शील्ड सिंबल, ये एक प्रोटेक्टिव एम्बलम है विच इज इक्विवेलेंट ऑफ द रेड क्रॉस फॉर कल्चरल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रोटोकॉल 1999 में आया था, जो कि इनहांस प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर डेलिबरेट कल्चरल डिस्ट्रक्शन। जैसे कि ईरान अमेरिका का वॉर हो रहा है, तो जैसे कि गोलिस्तान पैलेस की बात करें, गोलिस्तान पैलेस को डिस्ट्रॉय किया अमेरिका ने, अमेरिका इजरायली स्ट्राइक्स में। तो हेग कन्वेंशन ये कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है कि आपको कल्चरल हेरिटेज को, टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, चाहे लड़ाई हो रही हो, उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। तो ये हेग कन्वेंशन पहला इंस्ट्रूमेंट था जिसने कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कही ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में मैसिव कल्चरल डिस्ट्रक्शन भी हुआ था। तो ब्लू शील्ड एम्बलम मार्क करता है प्रोटेक्टेड साइट्स को। दो प्रोटोकॉल्स 1954 में प्रिवेंटिंग द इलिसिट एक्सपोर्ट of the occupied territories from the occupied territories, and 1999 में establishing enhanced protection and individual criminal responsibility, जिसने इस फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाया। deliberate cultural heritage का destruction in recent conflicts, चाहे वो हम लेबनान की बात करें, चाहे वो हम सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, that has renewed the urgency। इंडिया ने 2017 में इसको रैटिफाई किया था, जो कि बहुत अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव और कल्चरल प्रोटेक्शन है। देन डिप्लोमेटिक एंड लीगल कन्वेंशंस में आता है वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है जी, 193 पार्टीज हैं, यानी कि यूनिवर्सल जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर्स हैं। यूएन ऑफिस ऑफ लीगल अफेयर्स इसको मैनेज करता है। बाइंडिंग है जी, वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सली अडॉप्टेड इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट, इंडिया ने रैटिफाई किया था, मेंबर है 1965 से। आर्टिकल 22 डिप्लोमेटिक प्रेमाइसेस इनवायलेबल, यानी कि होस्ट स्टेट कैन नॉट एंटर। आर्टिकल 31 फुल क्रिमिनल इम्यूनिटी फॉर डिप्लोमेटिक एजेंट्स एंड पर्सोना नॉन ग्राटा, ये न्यूज में था, पर्सोना नॉन ग्राटा न्यूज में था, दैट यू आर नॉट वेलकम। जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो हमने कहा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स पर्सोना नॉन ग्राटा, दे आर नॉट वेलकम।
पर्सोना नॉन ग्रेटा वाज आल्सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ जब इंडिया कनाडा के बीच में स्पैट हुआ था. पर्सोना नॉन ग्रेटा वाज आल्सो इन द न्यूज बिकॉज ऑफ द ईरान अमेरिका वॉर एज वेल. सो एनी डिप्लोमैट कैन बी एक्सपेल्ड विदाउट अ रीजन. तो ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है वीना कन्वेंशन का. ऑलराइट, वीना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस. इसमें 181 पार्टीज हैं, इंडिया मेंबर है जी. राटिफाई किया 1977 में. इंडिया ने इन्वोक करा था द वीना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस इन द कुलभूषण जाधव केस एज वेल. तो काउंसिलर नोटिफिकेशन अपॉन द अरेस्ट कुलभूषण जाधव केस में. सो इंडिया ने ये केस अगेंस्ट पाकिस्तान जीता था. पाकिस्तान ने वायलेट किया था आर्टिकल 36. फर्स्ट सक्सेसफुल इंडिया का आईसीजे केस था वर्सेस पाकिस्तान. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कोडिफाई द रूल्स गवर्निंग द काउंसिलर रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स, स्पेसिफाइंग द काउंसिलर फंक्शंस, privileges and immunities of the consular posts and the rights of the nationals of the sending states and the receiving state. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रोविजन आर्टिकल 33 है यूपीएससी के कंटेक्स्ट में. When a foreign national is arrested, they must be informed of their right to contact. जिस कंट्री से वो आए हैं उस कंट्री के कॉन्सुलेट को वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. पाकिस्तान का फेलियर था that Pakistan did not inform India of the arrest of Kulbhushan Jadhav and the refusal to grant consular access to Kulbhushan Jadhav. दैट वाज द बेसिस कि इंडिया ने ये केस आईसीजे में भी लेके गया और इंडिया ये केस जीता. द फर्स्ट टाइम इंडिया सक्सेसफुली ब्रॉट अ केस बिफोर द आईसीजे अगेंस्ट पाकिस्तान. तो इस करके भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बारी, हालांकि आईसीजे को सुनता कौन है, एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स होती है, उसकी बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन आईसीजे पहली बारी पाकिस्तान के, इंडिया पहली बारी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे में कुलभूषण जाधव के केस के परस्पेक्टिव में गया. क्या बता सकते हैं 56 मिनट ऑफ द वीडियो कि वो इस केस को रिप्रेजेंट कौन से वो एमिनेंट लॉयर ने किया था, जो कि एक बहुत वरिष्ठ लॉयर भी है. हम सब उनको टीवी पे भी देखते हैं, आपको हिंट दे रहा. देन वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज. दिस इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट पार्टीज. मेंबर है इंडिया. इंडिया ने 1970 में साइन किया था. एवरी ट्रीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ. ऑलराइट, जूस कॉगिन्स. प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स. नो ट्रीटी कैन ओवरराइड प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, स्लेवरी एंड टॉर्चर. रेबस सिक्सटेंटिबस. ये थोड़े लैटिन वर्ड्स हैं. फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, नैरो एक्सेप्शन टू ट्रीटी ऑब्लिगेशंस. देखो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस कन्वेंशन का नाम है द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज. बेसिकली ऑब्जेक्टिव था रूल्स को कोडिफाई करना गवर्निंग द क्रिएशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द ट्रीटीज बिटवीन द स्टेट्स, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल ट्रीटी लॉ. मिशन कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ द ट्रीटीज. इसने कोडिफाई करा, ठीक है, द ट्रीटीज मस्ट बी केप्ट इन गुड फेथ. एंड अगेन कुछ इसमें नॉर्म्स थे, अगर आपको ट्रीटी एग्जिट करना है, ट्रीटी को विड्रॉ करना है, तो आप ट्रीटी ऑब्लिगेशन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई थी. देन यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. ये यूएनओडीसी इसको मैनेज करता है. बाइंडिंग है जी, पहला ग्लोबली बाइंडिंग एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है. इंडिया इसका मेंबर है, राटिफाई किया था 2011 में. ऑलराइट, इसको यूज किया गया था विजय माल्या और नीरव मोदी केसेस में, रिकवरी ऑफ द एसेट्स अब्रॉड. तो ये पहला लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन फ्रेमवर्क है, यूएनसीएसी. पीवाईक्यू में आ चुका है, यूपीएससी में, तो याद रहे. एसेट रिकवरी चैप्टर जो है वो रिक्वायर करता है स्टेट्स को टू रिटर्न द स्टोलन एसेट्स टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन. एक पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एक टूल है फॉर द डेवलपिंग कंट्री. इंडिया ने इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया था टू रिकवर द एसेट्स हेल्ड अब्रॉड बाय इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स लाइक ललित, नीरव मोदी एंड विजय माल्या. ऑलराइट, इंडिया का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 2018, वो भी उसकी जो अमेंडमेंट है दैट आल्सो अलाइंस विद द यूएनसीएसी ऑब्लिगेशन. देन यू हैव द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट, यानी कि यूएनटीओसी, इसको पेलर्मो कन्वेंशन भी कहते हैं. इंडिया इसका मेंबर है जी, राटिफाई किया था 2011 में. ऑलराइट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ये कन्वेंशन आता है. 191 इसमें पार्टीज हैं. इकलौता कन्वेंशन है, आपको याद रहे, ओनली यूएन कन्वेंशन है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम को एड्रेस करने की यहाँ पे बात करता है. ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है. देन डब्ल्यूएचओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल. अगेन इसमें 182 पार्टीज हैं. बाइंडिंग है जी, पहला डब्ल्यूएचओ ट्रीटी है और पहला ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी है. अब पैंडेमिक ट्रीटी भी आ चुका है, लेकिन पहला पब्लिक हेल्थ ट्रीटी जो है वो टोबैको ट्रीटी है, टोबैको कंट्रोल ट्रीटी है. इंडिया मेंबर है, इंडिया ने रैटिफाई किया था 2004 में. एंड पहला डब्ल्यूएचओ ट्रीटी है जो पहला ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी कहलाया जाता है. ठीक है, ओके. देन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस. बस आपको इतना पता हो कि ये बाइंडिंग है ऑन ऑल द 196 डब्ल्यूएचओ मेंबर स्टेट्स. ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है इंडिया को, बिकॉज इंडिया डब्ल्यूएचओ का मेंबर है. इंडिया की कैपेसिटीज टेस्ट करी गई थी इस कन्वेंशन के थे, चाहे वो कोविड क्राइसिस था, निपा आउटब्रेक था, या बाकी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न्स की हम बात करें. कोई ऐसा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न की बात आती है, वो डब्ल्यूएचओ का डीजी ही डिक्लेयर कर सकता है. ऑलराइट, वो पावर डीजी के पास है, डब्ल्यूएचओ के डीजी के पास है. तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जैसे कि H1N1 2009 में, पोलियो 2014 में, इबोला
जीका, कोविड 2020 में, एमपॉक्स, राइट, ये सब चीजें आती है। देन शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, अब क्योंकि इंडिगो क्राइसिस रहा था तो इसके बारे में आपको पता हो, 193 मेंबर्स हैं, यानी कि जो यूएन के मेंबर्स हैं वही इसमें आ जाते हैं। बाइंडिंग है जी, फाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल एविएशन का। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द आईसीएओ। स्टेट सॉवरेनिटी, कंप्लीट एंड एक्सक्लूसिव सॉवरेनिटी ओवर नेशनल एयर स्पेस, आर्टिकल 1 है। आईसीएओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मॉन्ट्रियल में है, ये ग्लोबल एविएशन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है। एडीआईजेड यानी कि एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, ये ताइवान चाइना के क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में आप एडीआईजेड टर्म काफी सुनते होंगे। दिस इज रूटेड इन द शिकागो कन्वेंशन के सॉवरेनिटी प्रिंसिपल्स। ऑलराइट, ओके, तो ये जो आईसीएओ है ये डेवलप करता है अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी, नेविगेशन एंड द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। ये कन्वेंशन का जो फ्रीडम ऑफ एयर फ्रेमवर्क है गवर्न करता है सारे कमर्शियल एविएशन राइट को। इंडिया का एयर स्पेस मैनेजमेंट, ओवरफ्लाइट राइट्स और एयर डिफेंस आर रूटेड इन दिस शिकागो कन्वेंशन। देन बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ये 2004 में आया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है बिकॉज इंडिया को ऑब्जेक्शन था इसके कुछ सर्टन प्रोविजन से, लेकिन ये बाइंडिंग है ऑन द 68 पार्टीज। ये प्राइमरली इसमें यूरोपियन और अलाइड स्टेट्स थे जो कि इस बुडापेस्ट कन्वेंशन में थे। लेकिन खैर इस बुडापेस्ट कन्वेंशन को अब फिर से एक नए फॉर्म में लेके आ गया है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम। ये अभी फोर्स में नहीं है, इसको 40 रैटिफिकेशन चाहिए, लेकिन हाँ इसको अडॉप्ट किया गया है बाय द यूएनजीए। दिस इज ओपन फॉर ऑल द यूएन मेंबर सिग्नेचर्स। ये बाइंडिंग होगा इन फोर्स। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशंस एंड इंडिया हैज ऑब्वियसली साइंड दिस एज वेल। ये पहला यूएन लेवल साइबर क्राइम ट्रीटी है और इंडिया इज हैप्पी विद द कन्वेंशंस इन दिस ट्रीटी। बेसिकली बुडापेस्ट कन्वेंशन में ना कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कि डेटा सॉवरेनिटी को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे, एंड देयरफॉर वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन वो इश्यूज इसमें यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम में एड्रेस्ड है। और प्लस 2001 में साइबर क्राइम इतना नहीं था जितना अब साइबर क्राइम हो चुका है, तो ये थोड़ा इन्फॉर्म्ड है, थोड़ा और इवॉल्व है ये। और साथ में इसमें यूएन मेंबर्स आ रहे हैं, इसमें थोड़ा और ब्रॉडर मैंडेट है और ब्रॉडर कंसेंसस है। तो ये पहला ग्लोबल है, ये पहला ग्लोबल है एज अपोज टू द रीजनल जो कि बुडापेस्ट कन्वेंशन था। ये पहला ग्लोबल साइबर क्राइम ट्रीटी है जिसमें पोटेंशियल यूनिवर्सल मेंबरशिप है। ऑलराइट, चलिए सो फ्रेंड्स यही हमारे कन्वेंशन थे। आई थिंक लगभग 60 कन्वेंशन मैंने, हाँ लगभग 60 कन्वेंशन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि यूएन और उसकी ऑर्गन्स को भी मैं फटाफट ऐसे 1 घंटे के टाइम पीरियड में आपके साथ रिवाइज करूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ये कोर्सेज हैं हमारे, लास्ट मिनट रिविजन बहुत काम आएगा, रैपिड रिविजन कोर्स तो बहुत ज्यादा काम आएगा। इसका कंटेंट पढ़ लो, इसका कंटेंट पढ़ लो। आईआर में बहुत कुछ होता है, ऑर्गेनाइजेशंस है, प्लेसेस इन न्यूज है, सिमिलरली पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ये सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो बहुत कंटेंट होता है, कंटेंट रिवाइज करना है, फटाफट रिवीजन करनी है। कंटेंट के केस में आप इसके साथ आप ये कोर्स को देख सकते हैं। वीडियो देखने का टाइम ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए तो शायद आप अपने कट ऑफ को भी कॉम्प्रिहेंसिवली क्रॉस कर सके, बिकॉज मॉक्स तो दे रहे हो लेकिन जो नॉलेज गैप है वो नॉलेज गैप को फिल इन करने के लिए ये कंटेंट बहुत जरूरी है। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।